बेलापुर गांव की गलियों में गर्म लू साए साए करती चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां तक मुरझा गई थी। ना कोई चहक, ना कोई हरकत। जमीन इतनी तप चुकी थी कि उस पर पैर रखते ही ऐसा लगता था जैसे अंगारों पर चल रहे हों। गांव के एक कोने में गंगाराम अपने खेत की फटी मिट्टी को निहार रहे थे। ये धूप तो जैसे सीधा जान लेकर मानेगी, ऊपर से पानी का नामो निशान नहीं। अब की बार भी अगर बारिश ना आई तो समझ ले बेटा, बेलापुर बर्बाद हो जाएगा। बाबूजी, कब तक आस लगाए बैठे रहें? सरकार के लोग हर बार मंच से चिल्लाते हैं, हर खेत को पानी मिलेगा, हर घर तक नहर पहुंचेगी। लेकिन हकीकत यह है कि आज हम बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। बोरवेल सूख चुके हैं, कुएं खाली, और पानी की कमी से तालाब की मछलियां मरने लगी। गंगाराम कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से उनकी पत्नी रूपा देवी हाथ में पीतल की मटकी लिए भागती आईं। बस एक लोटा पानी ला पाई हूँ, वो भी दूसरे गांव से। न नहाने का बचा है, न पीने का, और चापाकल को सूखे 3 दिन हो गए हैं। तो का गर्मी नहीं लग रही का? मटकी लेकर यहाँ काहे आए? तू लोग खेत में काम कर रहे हो, सोचा थोड़ा पानी दे दूं, पर अब समझ नहीं आता कि किसे पिलाऊं और किसके लिए बचाऊं। उधर राम स्वरूप की हालत भी देखो, बुखार से तप रहा है। अब इतनी धूप में उसे अस्पताल में कोई कैसे ले जाए? जब कुछ बचा ही नहीं तो अब जीने का क्या फायदा? न पानी है, न अनाज, और ऊपर से धीरे धीरे हर कोई बीमार पड़ने लगा है। बेटा, हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा। धरती माँ को हमसे उम्मीद है और हमें ऊपर वाले से। ऊपर वाला भी शायद बेलापुर को भूल गया। अब तो लगता है किसी चमत्कार से ही कुछ हो पाएगा। तू चिंता मत कर रूपा, आज ही सरपंच से जाकर पूछता हूँ कि क्या इसलिए हमने उसे चुना था कि वो मुसीबत के वक्त मुंह फेर ले। हम इधर मर रहे हैं, लेकिन क्या मजाल की अपना कूलर छोड़ के गांव वालों की खबर लेने निकले। अच्छा जी, अब चलिए घर खाना खा लीजिएगा, बहुत कड़ाके की धूप की है। हाँ चलो, मैं सच में बहुत जोरों की भूख लगी है। अगले दिन दोपहर मानो पूरा गांव जैसे उबल रहा था। पुराना नीम का पेड़, जिसकी छांव में न जाने कितनी पीढ़ियां पली थीं, आज खुद मुरझाया नजर आ रहा था। नीचे खाटों और फटे टाट पर बैठे थे गांव के बुजुर्ग। साथ ही नौजवान और महिलाएं भी वहां मौजूद थे। सामने लाठी पर टिका बैठा था गांव का सरपंच हरिराम चौधरी। भाइयों और बहनों, हालात अब हाथ से बाहर हो रहे हैं। गर्मी ने हमारी कमर तोड़ दी है। गर्मी और पानी की कमी से रोजगार ठप है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमें अब कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना सारी फसल जल जाएगी और गांव को भूखमरी आ जाएगी। सुरेश गुस्से में खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। फिर सरपंच से बोला, सरपंच जी, ठोस कदम कब उठाएंगे आप? पिछली बार भी आपने टैंकर मंगवाने का वादा किया था, लेकिन वह आपके भतीजे के घर तक ही आया। बाकी गांव तो प्यासा ही रह गया था। सरोज देवी हिम्मत जुटाकर महिलाओं की तरफ से बोलती है, हम औरतें रोज जान जोखिम में डालकर जंगल से होते हुए दूसरे गांव पानी भरने जाती हैं। रास्ते में कभी सांप मिल जाता है, तो कभी जंगली जानवर, और कभी कभी तो जंगल में छुपे बदमाश रास्ता रोक देते हैं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे किससे अपना दुख सुना रही है? भला सरपंच को इससे क्या लेना देना? आपके यहाँ तो बराबर पानी आ रहा होगा ना सरपंच बाबू। अरे कैसी बात कर रही हैं? हमें आप सबकी फिक्र है, इसलिए तो हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पानी का इंतजाम हो और इस गर्मी में आप लोगों को थोड़ी राहत मिले। अच्छा, तो क्या आपने हम गांव वालों की समस्या प्रशासन के सामने रखी? हरिराम चौधरी थोड़ा सकपकाए, लेकिन खुद को संभालते हुए बोले, मैं कल ही एसडीएम साहब को चिट्ठी भेजूंगा। जल्द ही एक बैठक होगी जिले में। बैठकों से पेट नहीं भरता हरिराम, हमें पानी का टैंकर चाहिए, वो भी आज शाम तक। ये सुन सभी गांव वाले एकजुट होकर कहने लगे, हाँ हाँ, हमें पानी का टैंकर चाहिए, पानी का टैंकर चाहिए। जब हरिराम चौधरी ने भीड़ को उग्र होते देखा तो जल्दी से अपनी जान छुड़ाते हुए बोले, आप लोग चिंता न करें, मैं 2 घंटे में टैंकर का इंतजाम करता हूँ।
ये सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सरोज देवी बुदबुदाते हुए बोली, शायद अब बेलापुर को गर्मी से राहत मिल पाएगी। ये कहते हुए वो धीमे कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। गांव के एक कोने में सरोज देवी की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां वो अपने बीमार पति रामस्वरूप और 9 साल का बेटा गोपाल के साथ रहती थी। रामस्वरूप महीनों से बिस्तर पर थे, कभी खांसी से हाँफते, कभी बुखार से तपते। अब तो उठना भी दूभर हो गया था। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी सरोज देवी पर ही आन पड़ी थी। वो दिन भर खेतों में मजदूरी करती, किसी के घर चारा काटती या बर्तन और झाड़ू पोछा कर देती थी। जैसे ही सरोज देवी पंचायत से घर पहुंची, गोपाल दौड़ता हुआ आया। माँ, मैं अपने दोस्त बबलू के घर जा रहा हूँ। सुना है उसके घर में कूलर आया है। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये दिखता कैसा है और कैसी ठंडी हवा देता है। हाँ, ठीक है, जा बेटा, लेकिन समय पर आ जाना। गोपाल खुशी से उछलता हुआ निकल गया। बबलू का घर गांव के अमीर परिवारों में गिना जाता था। पक्की हाँ, दीवारें, हमें टाइल्स पानी का टैंकर और अब चाहिए। नया चमचमाता पानी का कूलर। टैंकर चाहिए। सामने ही खाट पर बबलू बैठा ठंडी ठंडी हवा में आम चूस रहा था। तभी गोपाल उसके पास जा पहुंचा और कूलर को हैरानी से छूते हुए बोला, अरे वाह, ऐसा दिखता है कूलर। ये तो बहुत सुंदर है और कितनी ठंडी हवा आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। बबलू ने ठंडी निगाह से उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर नाक सिकोड़ते हुए बोल पड़ा, चल भाग इधर से। मेरे पापा ने मेरे लिए खरीदा है। अगर तुझे भी ठंडी हवा खानी है तो अपने पापा से जाके बोल, तेरे लिए भी कूलर खरीद दे। सामने आकर खड़ा हो गया, बड़ा आया हवा ठंडी खाने वाला। बबलू के इस व्यवहार से गोपाल का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। उसकी आंखें भर आईं, इसलिए बिना कुछ कहे तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। गोपाल घर आया तो उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने डबडबाई आंखों से अपनी माँ की ओर देखा। माँ, मुझे भी कूलर चाहिए। मुझे भी ठंडी हवा खानी है। पिछले साल आपने कहा था इस साल कूलर खरीद दूंगी, पर आपने इस बार कूलर नहीं खरीदा। सबके घर कूलर है, पर हमारे घर कूलर क्यों नहीं है माँ? सरोज देवी बेटे की इस मांग को सुनकर ठिठक गई। उसने समझाते हुए कहा, बेटा, हम तो इतनी गर्मी में पंखा भी नहीं चला पाते। बिजली का बिल भरे कि तेरे पिता के दवाइयों का बिल। इधर खाने को लाले पड़े हैं, तुझे कूलर कहाँ से लाकर दूं? मुझे कुछ नहीं पता। बबलू के घर कूलर है, मेरे घर क्यों नहीं है? मुझे भी कूलर चाहिए। जब तक मेरे घर कूलर नहीं आता, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे बबलू के घर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे घर नहीं। उससे क्या बराबरी करना। मैं तो तेरे बाबूजी की दवाइयां भी उधार में ला रही हूँ। हर दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अब तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? लेकिन गोपाल नहीं समझा, या शायद समझकर भी नहीं समझना चाहता था। वह जमीन पर चादर बिछाकर मुंह फेरकर लेट गया। जब तक कूलर नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रामस्वरूप ने भी बेटे को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर गोपाल ऐसा क्यों कर रहा है? 3 दिन पहले तो जिद पर अड्डा था कि पढ़ाई छोड़कर शहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा ताकि मेरा इलाज हो सके। और आज घर की सारी हालत जानते हुए भी कूलर की जिद कर बैठा। इसे क्या हो गया है सरोज? पता नहीं जी, पर आप चिंता मत कीजिए, 1-2 घंटे में शांत हो जाएगा। लेकिन घंटा क्या, यहाँ तो पूरा दिन बीत गया, लेकिन गोपाल ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। अगली सुबह सरोज देवी रसोई में रोटी बना रही थी। हल्की आंच पर फुलती रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। गोपाल बेटा, देख गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं, घी भी लगाया है, तुझे पसंद है ना? अब जिद छोड़ दा और खा ले। गांव में टैंकर आया है, तब तक मैं जल्दी से जाकर पानी भर लाती हूँ। ये कहते हुए सरोज चली गई, लेकिन गोपाल अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठा रहा। इसी तरह सुबह से दोपहर हो गया
लेकिन उसने रोटी को हाथ तक नहीं लगाया। ये देख सरोज देवी को गुस्सा भी आया और चिंता भी, लेकिन राम स्वरूप ने समझाया, बच्चा है, मान जाएगा, तू ज्यादा मत सोच, मैं उसे समझा कर देखता हूँ। रामस्वरूप गोपाल के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं, बेटा, इतना जिद्दी होना ठीक नहीं। जो तू चाहेगा उस पर हम विचार कर सकते हैं, पर कूलर खरीदने में समय लगेगा। हमें समय दे और खुद को इस तरह तकलीफ मत दे। लेकिन ये सुनने के बाद भी मानो गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बबलू की बातें इस तरह से चुभ गई थी कि उसे अपने माता पिता की तकलीफ नजर ही नहीं आ रही थी। उसे तो बस बबलू को दिखा देना था कि वो उसके कूलर का मोहताज नहीं, लेकिन उसके इस जिद में सरोज और रामस्वरूप पिसते जा रहे थे। शाम को जब सरोज ने गोपाल को खाना देने की कोशिश की तो वो बस चुपचाप दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गया। ये देख उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या करूं मैं, कहाँ से लाऊं कूलर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह सब खड़ी होकर सोच ही रही थी, तभी अचानक रामस्वरूप को उल्टी शुरू हो गई। सरोज देवी घबराकर दौड़ी और रामस्वरूप को संभाला। हे भगवान, अब और क्या बाकी है देखने को? अब कितना दुख दोगे आप? एक दुख तो खत्म ही नहीं हुआ, तब तक दूसरा शुरू हो गया। रामस्वरूप बिस्तर पर बेजान पड़ा हुआ था। सरोज ने उसे जल्दी से दवाई खिलाई और उसके पास बैठ गई। तभी रामस्वरूप ने धीरे की आंखें खोली और बड़बड़ाया, गोपाल को समझाओ सरोज, वही हमारा इकलौता जीने की उम्मीद है, उसे भूखा न रहने दो। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ जी, पर वह सुनता कहाँ है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अब सरोज भी कहाँ चाहती थी कि उसका इकलौता बेटा ऐसे भूखे प्यासे एक कोने में पड़ा रहे, लेकिन वो भी उसे समझा समझा के थक चुकी थी और मन ही मन तरकीबें लगाने लगी कि आखिर कैसे कूलर खरीदे। अभी वो अपने इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि गांव में एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! गांव वाले तेजी से बाहर निकले तो देखा कि ट्रांसफॉर्मर से काले धुआं का बादल उठ रहा है। हरिराम चौधरी भागते हुए सिर पर हाथ मारते हुए, अरे बाप रे, ट्रांसफॉर्मर जल गया, अब तो कम से कम 1 हफ्ता बिजली नहीं आने वाली। इसका मतलब क्या हमारा कूलर नहीं चलेगा? हाँ, लाइट के बिना समझो कि वो बस कबाड़ का डब्बा है और कुछ नहीं। बिना बिजली के तो अब जान ही निकल जाएगी। बच्चे कैसे सहेंगे ये गर्मी? हम तो ऐसे ही गर्मी से मरे जा रहे हैं, अब पंखा भी नहीं चलेगा तो क्या होगा भगवान? जब तक सब मिलकर लाइन ठीक करवाने बिजली विभाग नहीं जाएंगे तब तक गर्मी की यही मार झेलनी पड़ेगी। उससे कुछ नहीं होगा, सरकारी बाबू तो पंखे के नीचे बैठे हैं, उन्हें क्या परवाह। हम सबको अब एकजुट होकर कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ खड़ा होकर दुखड़ा रोने से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, जब तकलीफ सबकी है, हल भी सबको मिलकर ढूंढना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर। गर्मी सबको एक बराबर जलाती है। हाँ चलो, आज ही बिजली विभाग में चलकर धरना देंगे। जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी हम वहाँ से नहीं हटेंगे। भीड़ में धीरे धीरे जोश भरने लगा और सब बिजली विभाग की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में भीड़ के साथ बिजली विभाग की गाड़ी आ गई है। सब बच्चे खुशी से नाचने लगे। साहब, जल्दी से लाइट ठीक करवा दीजिए, पूरा गांव गर्मी में जल रहा है। दोनों ट्रांसफार्मर की जांच करने लगे। थोड़े जांच पड़ताल के बाद उन्होंने गांव वालों से कहा, देखिए, आपके ट्रांसफार्मर की हालत बहुत खराब है। ये सिर्फ जला नहीं है, पूरी तरह फट चुका है, रिपेयर नहीं हो सकता। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। सब बुदबुदाने लगे कि अब क्या होगा। तो अब कुछ तो कीजिए साहब। अब नया ट्रांसफार्मर लगेगा जिसका ऑर्डर जिला मुख्यालय से आएगा। प्रोसेस पूरा करने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते? 2 हफ्ते तक बिना लाइट के कैसे रहेंगे? जब जरूरत हो तब सरकार गायब रहती है और गर्मी ऐसी है जैसे हमें जिंदा जला डालना चाहती हो। लोग दुखी होकर अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। माहौल में मायूसी छा गई। उसी समय बबलू दौड़ता हुआ गोपाल के घर आया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। गोपाल, चलना, थोड़ी दूर एक छोटा सा तालाब है, वहाँ नहाकर आते हैं। गर्मी से मेरे हाथ पैर में तो फफोले निकलने लगे हैं। लाइट खराब होने से मेरा कूलर तो लोहे की पेटी बन गया है।
मुझे कहीं नहीं जाना, तू अकेले चला जा। अरे चल ना यार, इतना भाव क्यों खाता है? अरे कहा ना, मुझे नहीं लग रही है गर्मी, मुझे नहीं जाना। अगर तुझे जाना है तो तू जा। अरे यार गोपाल, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, सच में तुम्हारे घर में इतनी ठंडक कैसे है? हमारे यहाँ तो सब पसीने से नहाए पड़े हैं। इतने में सरोज देवी बोल पड़ी, जो दूर खड़ी इन दोनों की नोक झोंक सुन रही थी। बबलू बेटा, मिट्टी की दीवारें हैं ये, आज सुबह ही लिपाई की है, गोबर और मिट्टी से। इससे गर्मी बाहर ही रह जाती है और घर ठंडा बना रहता है। ओहो, तो ये इसका राज है। सच में ये तो पूरा नेचुरल एसी है। आंटी, जब तक बिजली नहीं आती क्या मैं दोपहर यहीं आ सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जब तक चाहो यहाँ बैठो, खाओ पियो, आराम करो। गोपाल दोनों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त को उसका घर इतना पसंद आया। कुछ ही दिन पहले यही गोपाल अपने घर को लेकर झिझकता था। उसे लगता था किसी को पता न चलेगी, मैं अभी भी मिट्टी के घर में रहता हूँ। न टाइल्स है, न एसी, कूलर और न ही बाकी सुख सुविधा। लेकिन आज उसी घर की तारीफ हो रही है। ये सुनकर उसे काफी गर्व हुआ। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई, जैसे भीतर का संकोच टूटकर बह गया हो। वो माँ के पास गया, धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। माँ, अब कूलर की कोई जरूरत नहीं है। ये घर, ये दीवारें, ये मेरे लिए कूलर से कम नहीं है। क्यों, अब क्या हुआ? मैंने तो सरपंच जी से उधारी की भी बात कर ली है। कल तक तुम्हारा कूलर पक्का ले आऊंगी। नहीं माँ, मुझे सच में अब कूलर नहीं चाहिए। मैंने अनजाने में आपको और पिताजी को बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे वाह, एक दिन में ही मेरा बेटा इतना समझदार हो गया। चलो माँ, अब जल्दी से खाना लगा दो, भूख बहुत जोरों की लगी है। हाँ, अभी लाती हूँ। दोनों के लिए गरम गरम रोटी और आम की चटनी। इतना कहकर जैसे ही सरोज देवी रसोई की ओर मुड़ती है, अचानक काले बादल धीरे धीरे गांव के ऊपर मंडराने लगे और अगले ही पल चपक पहली बूंद जमीन से टकराई, फिर दूसरी, तीसरी और अगले ही पल पूरा गांव मूसलाधार बारिश की चादर में भीगने लगता है। मिट्टी की सौंधी खुशबू एकदम से हवा में फैल गई। गोपाल और बबलू भागते हुए हैं बाहर निकले। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी घर से बाहर इस भीषण गर्मी में बारिश का आनंद लेने लगे। बच्चे तो कीचड़ में ऐसे उछल रहे थे जैसे बरसों से इसी पल का सपना देख रहे हों।